फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। जॉर्ज पॉलिया से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। अब ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि आपको या तो पता है या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहुंच सकते हैं। ऐसे तो सारे ही सवाल हैं कि आप कोशिश करें अगर तो आप पहुंच जाएंगे आंसर तक एलिमिनेट करके। भाई एक क्वेश्चन होता है, 4 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एक तो आंसर ही है आपका, तो उस आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी से पढ़ने की कोशिश करनी है, बिना ये सोचे कि कुछ आता है नहीं आता, आज से पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैथ्स पेडागोजी। चलिए 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का क्या, तो एक तो ये याद रखना है 4 स्टेप का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है, यानी समस्या को समाधान करने के गणित में 4 स्टेप दिए हैं। वो क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस भी लगाएंगे साथ साथ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या आप पहचान पाए। आइडेंटिफिकेशन जो जनरल बाकी स्टेप्स में भी हम देखते हैं, यानी समझ पाए आप प्रॉब्लम को। बात तो ठीक लग रही है। फिर आता है डिवाइस अ प्लान, यानी अब आपके पास एक योजना हो, यानी पहले क्वेश्चन देखा समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं। लुक बैक करेंगे, वापस से देखेंगे और फिर कैरी आउट करेंगे प्लान को। अब लुक बैक तो एक तरह से रिफ्लेक्शन या रीवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्लान कैरी आउट करेंगे। प्लान तो यहीं कैरी आउट होना चाहिए था जब आपने बनाया था, उसके बाद प्लान कैरी आउट होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस नहीं लगाई हमने। 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, ए कह रहे हैं। भाई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यहां भी है, यहां भी है। चलो बाकी सबको तो हटा ही देते हैं कि पहले प्लान बनाएंगे, डिवाइस अ प्लान। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे फिर प्लान बनाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए कि पहले योजना क्यों तैयार करेंगे, पहले समस्या को समझेंगे। तो यहां पर समस्या को समझना सेकंड नंबर पे था, जो कि कॉमन सेंसिकल बात है कि भैया ये सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पे होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो। तो ये दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवाइस अ प्लान, यानी प्लान को डिवाइस करना, योजना को तैयार करना। बात तो सही है, यहां पे भी यही है सेकंड में। थर्ड है कैरी आउट, इसमें है थर्ड लुक बैक, और यहां लिखा हुआ है कैरी आउट द प्लान फिर लुक बैक। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते तो ये किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा कि भैया कैरी आउट द प्लान जो है वो पहले आएगा, लुक बैक बाद में आएगा। पहले आप प्लान को करके तो देखेंगे, जो आपने प्लान बनाया है समस्या के समाधान के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद लुक बैक करते हैं कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, फिर आप रिफ्लेक्शन डालते हैं उस समस्या पे या रीइवैल्यूएट करते हैं। तो बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि समस्या को समझना यहां भी सही था, डिवाइस अ प्लान यहां भी सही था। आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, यानी योजना को कार्यान्वित करेंगे। उसके बाद आप लुक बैक करेंगे। क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे, यानी पुनः जांचना। ये हिंदी में यहाँ पे पुनः जांचना, हमारे टाइपिस्ट जी आजकल ज्यादा व्यस्त हैं वो नोट्स वगैरह के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है नींद में टाइप कर रहे हैं। मैं उनको बोलूंगी ये, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं। ठीक, या हो सकता है पेपर में भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार गलती पेपर में ही होती है, और इस बार इन्होंने बहुत टाइपिंग मिस्टेक की है सीबीएसई वालों ने। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि पुनः जांचना। अब आप क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे कि ये जो किया था वो सही था या नहीं था, है ना। 4 साल बाद लुक बैक नहीं करना है कि वो रिलेशनशिप फेल हो गया, आप लुक बैक कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा तभी लुक बैक कर लेना है जब आपने डिवाइस किया था एक प्लान, उसके बाद कैरी आउट किया और थोड़े दिन में समझ आ गया कि भैया लुक बैक कर लो। ठीक, तो पुनः जांच कर लेंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये सब मजाक की बातें, इनको काल्पनिक समझें। ये है जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, है ना। जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल नहीं है, मॉडल है। ठीक, तो जॉर्ज पॉलिया 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का 4 स्टेप का एक प्लान देते हैं। पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल देते हैं एक, हिंदी वालों के लिए भी यही है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो यूडीपीएल बना सकते हैं, जिसको हम निमोनिक कहते हैं, याद रखने की एक टेक्निक है, पीएल। ठीक, यूडीपीएल बोले तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या को समझना है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप है हमारा मेक अ प्लान। आपके पास एक प्लान तो हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्लान होगा, है ना। वो देखा होगा आपने सीआईडी, पहले समस्या को समझने की कोशिश करते हैं जाके सीन में, है ना। फिर क्या करेंगे? एक प्लान होगा कि यार क्या करने हैं, क्या करना क्या है, फिर उस प्लान को कैरी आउट करोगे आप। ठीक, अब ये प्लान आपने कैरी आउट कर लिया, जैसे आप पेपर भी अगर आपके सामने एक समस्या की तरह है
तो कोई क्वेश्चन है मैथ्स का या पेपर ही है मान लीजिए, तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चीजें वर्क करेंगी, ये सब समझ के फिर आप एक प्लान तैयार करते हैं कि यार 30 दिन में ये पढ़ना है, नोट्स पढ़ लेने हैं लेट्स लर्न से और प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेने हैं। आपने एक प्लान बनाया। अब इस प्लान को बनाने के बाद आप एक कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो हो गया प्लान। तो अब आप कैरी आउट द प्लान, आप इस प्लान को कैरी आउट करते हैं। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, जब आपने प्लान कैरी आउट किया तो आप क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट देके देख रहे हैं और फिर लुक बैक कर रहे हैं कि क्या मेरे लिए स्ट्रेटजी काम की, जैसे मैंने पढ़ाई की काम की या नहीं की, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आसपास भी हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर आ रहे हैं 50 तो फिर से इस चीज को दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं पेपर देने के बाद लुक बैक नहीं करेंगे, तो उस केस में भी हो सकता है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। तो अगर हम बात करें तो यूडीपीएल क्या है? अंडरस्टैंड द प्लान, यू फॉर अंडरस्टैंड द प्लान, डी फॉर डिवाइस अ प्लान। ये मेक अ प्लान की जगह डिवाइस लिख देगा तो घबराना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। फिर आता है पी फॉर प्लान, कैरी आउट द प्लान को हमने सिर्फ प्लान लिख लिया, पी फॉर प्लान, क्योंकि डिवाइस अ प्लान को डी लिख लिया था। लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी आपको अब रिफ्लेक्ट करना है। ठीक, क्लियर है ये बात? एक नंबर फ्री का नंबर है यूडीपीएल से, सिंपल याद रखना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक। क्लियर है? अब इससे ज्यादा आसानी से और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे हैं? रिवाइज करो इसको मल्टीपल टाइम्स। ठीक, कितना याद करें? याद करते करते उम्र निकल रही है। सोनी समझने की कोशिश करो, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कितने का तो कोई आंसर नहीं है ना। पिछले 6 साल से मैं भी आपके सामने खड़ी हूं और डिस्कशन चल रहा है, और अब तो ऐसे कुछ है भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बाकी हो कि जिसके लिए कोई मजबूरी, कुछ भी नहीं है। खुशी तो कुछ तो करोगे ना जीवन में, तो पढ़ लो यार। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है? यानी नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है कि गणित के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैसा है, इसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स पे काम चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। आपने बोला था कि टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है सीटेट के पेपर में, इसलिए क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दोनों चेक कर लेना। मैम हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में करके देखेंगे तो काफी वक्त। हर क्वेश्चन को क्यों करना है कंचन? है यही तो दिक्कत है हमारी। हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं लगाते सामने वाले की बात में। कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है चीजों को। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो उस केस में आप चेक कर लोगे, हर क्वेश्चन चेक करोगे, फिर चेक ही करते रह जाओगे, आपको वहां पे चेक करने के नंबर तो मिलेंगे नहीं, है ना। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन को चेक नहीं करना, और उसमें भी अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। बी कह रहे हैं 38% लोग, यानी बी जो है वो गलत बात है, यही गड़बड़ हो गई। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स में सब लिख दिए जाएंगे। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में पढ़ा हो या फिर पेडागोजी की किसी किताब में पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है अपने नेचर में, अमूर्त होता है, जिसको हम मूर्त संप्रत्तियों को बना करके या टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा यूज करते हैं जो मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो। कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक एंगल है ना। अब उसके लिए कॉन्क्रीट चीजों का प्रयोग किया जाता है, या तो चार्ट वार्ट बनाया जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, या कुछ एक ऐसी सामग्री प्रयोग की जाएगी जो कॉन्क्रीट हो, क्योंकि ये अवधारणाएं अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते, दिमाग में होती हैं। हायरार्किकल इन नेचर, बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि ये भी गणित की अवधारणाओं का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है या नेचर है कि ये हायरार्किकल होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, जिसको एनसीएफ कहता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, और जो पीछे वाली जो चीज है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। जैसे आप 6th क्लास में जो चैप्टर, मान लीजिए सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री है, जो भी चैप्टर है, और उस केस में आप या एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक इक्वेशन आप जान रहे हैं, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल नेक्स्ट क्लास में और बढ़ जाएगा। तो हायरार्की का मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, जो कि सही बात है। लॉजिकल इन नेचर, बिल्कुल तर्क संगत एक विषय है, लॉजिकल नेचर का विषय है बिल्कुल, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो। कॉन्क्रीट इन नेचर, ये बात गलत है। मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, आपको मूर्त सामग्री के थ्रू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सहारा लेकर के इसको मूर्त संप्रत्तियों के रूप में समझाना पड़ता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, इसका जो नेचर है, कॉन्क्रीट हम बनाते हैं। ठीक है जी। शिवानी कह रही मुझे लगता है मैम मेरे अगर सीडीपी नहीं होते तो मेरी सीडीपी का क्या होता अगर आप नहीं होते। अच्छा, एक क्वेश्चन है,
सजेस्टोपीडिया का क्या मतलब होता है पेडागोजी में? डी सजेस्ट, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार शिवानी, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो, या तो कमेंट में पूछ लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। ठीक है शिवानी, चलिए आइएगा, क्योंकि सीटेट में तो आई थिंक मैंने नहीं देखा इस तरह का कुछ, या हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो। अभी देखिएगा, तो आंसर क्या हुआ? डी। अभी भी 35% लोग बी पे अटके हुए हैं, क्या करें हम आपका है। तो सिंपल बात है, कौन सी बात सही नहीं है? कॉन्क्रीट नहीं है ये नेचर में। ये तीन चीजें आपने मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में सीख ली, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। भाई आपने यहां एक चीज सीखी कि क्या नेचर में नहीं है, बाकी की तीन चीजें सीखी कि ये नेचर में है, कि गणित की प्रकृति अमूर्त है, श्रेणीबद्ध होती हैं चीजें, एक दूसरे से स्पाइरल में होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं, तर्क संगत होता है। ये तीन बातें आपने सीखी और एक बात आपको पता लगी। तो ऐसे पढ़ेंगे तो अगली बार अगर ऑप्शन में नॉट हटा के किसी इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को देगा जो सही होगा। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हंसना नहीं है यहां बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। आई एम रजत फ्रॉम सोरॉन। मैम आप एक मीटअप सेशन रख लीजिए हमारे यहाँ कासगंज में। रखेंगे रजत, अभी देश भर घूमने का समय आएगा, अभी थोड़ा समय व्यस्त हूँ, तब जहां जहां जाया करेंगे वहां वहां आपसे मिल लिया करेंगे। ठीक है जी, अभी तो दिल्ली में ऑफलाइन क्लास रखेंगे, चुपचाप से पढ़ने आ जाओ, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 43% लोग ए ऑप्शन समझते हैं। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, इसको मैथ्स नहीं समझना है, ये बस आपकी पेडागॉजी है, ये मान के चलो। ठीक है, आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी अगर हम संख्याओं का स्थानीय मान देखें, एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है ना। अब इतना तो हमें बेसिक पता ही होना चाहिए, नहीं भी पता है तो चलो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो। मान लीजिए ये 2 और 3 लिखे हुए हैं, फेस वैल्यू आपको पता है 3 की 3 ही होगी, है ना। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो आप 1s 10s और 100s में काउंट करने लगते हैं। तो जब आप प्लेस वैल्यू सीख रहे हैं, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं, वो प्लेस वैल्यू हो गया। टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स आपको लेनी है, और वो डिजिट्स कौन सी हैं? 2 नंबर लेने हैं, 3 and 5 से 3 and 5। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है दो संख्याओं से, जो है 3 and 5। ठीक है जी, 3 and 5, इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें इक्वली दोनों संख्याएं यूज हुई हो, यानी 3 और 5 इक्वली यूज हुए हो। देखिएगा, इज योर आंसर यूनिक? क्या तुम्हारा आंसर यूनिक है? बच्चों को कहा गया। अब कहानी यहां अटकी हुई है। अगर आपको ऊपर की कहानी नहीं समझ में आई तो ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट। जिस संदर्भ में ये बात हो रही है, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है वो, देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज। यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। बात तो सही है। बी ऑप्शन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। देखो ये क्लोज एंडेड नहीं हो सकता। क्लोज एंडेड में क्या होता है? येस और नो, एक सही आंसर होता है क्लोज एंडेड में। जैसे एमसीक्यूज क्या है? क्लोज एंडेड है, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलवा दे। ठीक है, तो क्लोज एंडेड में भाई 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये क्लोज एंडेड है। 2 into 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 3 कितना होगा? 6 होगा। ये क्लोज एंडेड है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही। ठीक, तो ये क्लोज एंडेड में एक सही उत्तर होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज या फिर मैच द फॉलोइंग, ये सब क्लोज एंडेड है। ठीक, फिर आता है सी ऑप्शन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड। यानी यदि आप एक गणित में अनेक उत्तर देने वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करेंगे, जबकि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा देना है, रट्टे थोड़ी लगवाने हैं एक उत्तर के, तो ये तो बात गलत हो गई दोनों ही। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। कौन से संदर्भ की बात हो रही है सरकार? कौन सा संदर्भ है यहाँ? कोई ऐसा स्थिति दी है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी है, कॉन्टेक्स्ट की तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो एक ही उत्तर यहां सही लग रहा है, उसको भी समझेंगे। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज। यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्यों? सिंपली देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें 2 और 3 दिया, कितना नंबर है? 3 और 5। 3 और 5 से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है 3 और 5 का प्रयोग करके। ठीक है जी, अब 3 और 5 का प्रयोग करें इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों बराबर के यूज होने चाहिए। एक तो आ गया 3 5 3 5, है ना, और क्या आ सकता है? 5 5 3 5 5 5 3 3।
इसी तरह से इनको, और ये ओपन एंडेड हो गया, कोई इसका एक आंसर नहीं है, अलग अलग बच्चे अलग अलग इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे तेरा गलत है या तूने ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, तो क्रिटिक भी कर पाएंगे एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, कैसे भी खेलते रहो उसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये ओपन एंडेड हुआ, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, बच्चों को इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, घबराना अगेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा और बताइएगा एक बार। पूछिए मैडम। फोन नहीं दे सकते आपको, चार्ज हो रहा है। ओ गॉड, लो जाओ, क्या याद रखोगी, बहुत बड़ा दिल है, लो देखिएगा, फटाफट से बताओ और जवाब दो, पढ़ो एक बार। कह रही हैं शिवानी कि डिसजेस्टोपीडिया मेथड क्या होता है इंग्लिश पेडागोजी में, पीवाईक्यू के क्वेश्चन में ये वर्ड मिला है। थैंक यू शिवानी, अगर ये एग्जैक्ट वर्ड यही है तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि डिसजेस्टोपीडिया क्या है। अगर ऑप्शंस होते तो शायद मैं कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रीवियस नॉलेज का कर पाती, तो ये मुझे भी नहीं पता। और इंग्लिश पेडागोजी वैसे भी, मतलब जितनी हम सीडीपी डील करते हैं, जितनी एक्सपर्टीज सीडीपी में है, शायद उतनी इंग्लिश पेडागोजी में ना हो, बट ये फिर भी संभव है, ये सब कुछ पता हो किसी को भी, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। ये वर्ड निशा कहीं नोट कर लेना और देख लेंगे एक बार, है ना। और बताओ इंग्लिश पेडागोजी में इस बार ये आया कि होगा कुछ, मतलब रिप्लेसमेंट जैसा कि वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो, ऑप्शंस होंगे आपके पास, मतलब मैं इसको देख के इतना ही आइडिया लगा पा रही हूँ, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। देखिएगा, अभी मैथ्स पेडागोजी पे आ जाते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितना है ये, मिस सोनाली, मिस सोनाली क्या है, खुद भी सर्च कर लिया करो, थोड़ा कुछ मेहनत कर लिया करो। मिस सोनाली, अ क्लास 1 मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स, यानी कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दी, एक्टिविटीज दी। ये 4 एक्टिविटीज हैं, पढ़िएगा। पहला है सॉर्टिंग शेल्स, स्टोन्स, टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, यानी भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़ पत्थर, टोकन, प्रतीकों को वर्गीकृत करना, इकट्ठा करना। मतलब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर शेप का कुछ मिला है, एक सर्कल का बॉटल का कैप है, तो वो सब आपने इकट्ठे किए हुए हैं अलग अलग शेप और साइज में। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो एक टीचर ने दी है बच्चों को, क्लास 1 के लिए, छोटे बच्चे हैं, उनको कॉन्क्रीट मटेरियल से ही सिखाएंगे हम, ठीक बात है। अब हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, यानी आप डिफरेंट स्टिक्स को, छड़ियों को, मान लीजिए जैसे ये पेन ही है अभी मेरे सामने, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनकी लेंथ या हाइट के हिसाब से इकट्ठा करा रहे हैं बच्चों को, ठीक बात है, कंक्रीट मटेरियल से सिखा रहे हैं, ये भी एक एक्टिव रहेगा, बच्चा यहाँ सक्रिय रहेगा। वो बच्चा सक्रिय रहना यानी बच्चे का एक्टिव होना हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में बराबर से लागू होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, कलेक्टिंग स्टिक्स, फीडर्स, लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई देम इन ग्रुप्स, यानी बच्चे स्टिक्स जो भी आसपास छोटी मोटी लकड़ियां मिल रही हैं उनको, पंख मिल रहे हैं, लीव्स मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा, नंबर सेंस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, यानी मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, कि वो मोती पिरो रहे हैं एक एक धागे में, ठीक है, गणना सीख पा रहे होंगे। These type of activities are, पहला ऑप्शन है डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लेजर, यानी मौज मस्ती के लिए की जाती हैं। मौज मस्ती तो इंक्लूडेड होती है, उद्देश्य मौज मस्ती नहीं होता है ना, मौज मस्ती बीच में होनी चाहिए क्लास के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा भाई, टाइम पास क्यों करेगा टीचर, शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो ये मैं आपको हिंदी पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ठीक। ओनली डन इन प्री प्राइमरी, हेंस एन इररेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास 1, यानी सिर्फ प्री प्राइमरी में होनी चाहिए, क्लास 1 में क्यों हो रही है, इसको तो नर्सरी में कराना था, एलकेजी में कराना था। ये भी वाहियात बात हो गई, क्योंकि आप इसी लेवल 1 पे ही नंबर कॉन्सेप्ट वगैरह उनको सिखा रहे होते हैं। अब आता है डी ऑप्शन, यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर्स, काउंटिंग इन अर्थमेटिक। ये बात सुंदर लग रही है, फिर भी देखते हैं उसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या, गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के लिए आकलन में सहायक। आपको याद है थॉर्नडाइक
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनके 3 प्राइमरी लॉज हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी बच्चे का तैयार होना बहुत जरूरी है। इसमें रेडीनेस कॉग्निटिव रेडीनेस भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो मैच्योर है उतना या नहीं, और दूसरी रेडीनेस है वो तैयार है, अपने माहौल उसे ऐसा मिला है कि वो सीखने के लिए तत्पर है। अगर आप मान लीजिए लाइव में बैठे हैं और सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए नहीं सिखा पाएंगे। मतलब वो कहा जाता है ना कि घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो बट पानी नहीं पिला सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स, नंबर काउंटिंग वगैरह को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज करा रहे हैं कि ये सब चीजें इकट्ठे करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि गणना जैसी कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो रेडी फील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, According to National Curriculum Framework 2005, which of the following processes are indicative of mathematization of child's thinking? एक क्वेश्चन निश्चित रूप से mathematization of child's thinking पे हर बार हर सेट में लगभग आता ही है। मैथमेटाइजेशन क्या है? बच्चे के थॉट को आप मैथमेटाइज कर पाए, उसके सोच में मैथमेटिक्स आ पाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो बस मैथ्स में ही बात करे, बट आसपास वो मैथ्स देख करके दिमाग में उसके मैथ्स चले, उसकी चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट है आपका, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं कि अब बच्चा जो है वो मैथमेटिकली सोचने लगा है। पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू। देखो बच्चा एक्टिव है क्या फॉर्मूला में, ये तो रटने वाली भी बात हो गई। और दूसरा, इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला, तो ये तो रटना हो गया, रोट मेमोराइजेशन है, रटने से बचना है। सारे पेडागोजी के फंडे हर सब्जेक्ट में पेडागोजी में सेम लगते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए, इससे भागना नहीं है मैथ से, सिर्फ ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप डर निकल जाएगा पेडागोजी का, ठीक है। आस्था कुशवाहा कह रही है, मैम आई नीड हेल्प, माई फैमिली टॉक्सिसिटी, आई कांट फोकस ऑन स्टडी, आई फील सो हेल्पलेस, माई एज इज 21, आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब बट फॉर दैट वी नीड टू स्टडी हार्ड। आस्था ट्यूशन पढ़ाइए, लाइब्रेरी में जाके बैठिए, उनको समझाइए, नहीं समझ में आ रहा हो कहिए कि नहीं रहना, वॉट एवर इट इज, बट अगर इतना चाहते हैं तो आप तरीके निकालिए, है ना। लाइब्रेरी बैठिए 6 घंटे 8 घंटे जाके, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए, अपना खर्चा निकालिए और करिए। जब इतनी आग है तरीके बहुत हैं, ठीक है जी। चलिए आइए, क्योंकि समस्याएं सबके साथ कुछ ना कुछ हैं, समस्याएं कोई नहीं पूछता, मैं बिल्कुल समझ सकती हूं बट समझने से होगा क्या, है ना। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो 89% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, समझते हैं। चलिए बी ऑप्शन है सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फॉर एन आंसर की। अगर आप सिर्फ फॉर्मल मानक क्रियाएं जो हैं उन्हीं स्टेप्स को ही चेक करते रहेंगे तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बच्चा एक्टिव नहीं है यहां। Estimating the weights of different objects in surroundings and discussing the answers with peers and teachers, यानी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी आसपास भिन्न वस्तुएं पड़ी हुई हैं या आसपास रखी हुई हैं, मान लीजिए ये बॉटल है, ये माउस है, कोई रिमोट है, तो अनुमान लगाना क्या इसका कितना वेट हो सकता है, ठीक। इसमें क्या है भाई, चारों ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। अगर आपको गणित नहीं भी आता, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, तो ये उत्तर ज्यादातर चांसेस हैं, 99% चांस है कि यही सही होगा जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ठीक। डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो स्ट्रिक्ट लिखा हो, रिजिड लिखा हो, लेबल करना, सेग्रीगेट करना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ा हो ये जरूरी नहीं था, बस आपको बच्चे के भले के बारे में पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और जवाब दीजिएगा। बताइए लोटस क्या कह रहे हैं? अच्छा कह रहे हैं लोटस पे गेम खेलो, लोटस आपको ब्लॉक कर देंगे हम, ये फालतू की एडगिरी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी हरकतें नहीं करनी है लोटस, ये गलत बातें होती हैं, पढ़ लेने दो इन्हें। वैसे ही गेम खेल खेल के लास्ट में याद आ रही है इनको कि पढ़ लें, हैं दिल पे नहीं लेनी भाई कोई भी बात। देखो अब इस टाइम पे एक्सटर्नल इंटरनल सब तरह की मोटिवेशन देनी पड़ेगी आपको, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो एनसीएफ 2005 द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। दिस मीन्स व्हाट, यानी जो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो बताता है कि कैसे किस सब्जेक्ट के साथ डील करें, क्या तरीके हों जिससे हम करिकुलम बना पाए, तो ये कह रहा है कि जो गणित शिक्षा का आकार है वो चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, तकुआकार होता जा रहा है, यानी टॉल होता जा रहा है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो आपको एक तो ये चीज समझनी है कि हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड, कि होना कैसा चाहिए था, ब्रॉड और राउंडेड होना चाहिए था, बट ये टॉल होता जा रहा है।
तो अगर टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स आपने कभी भी पढ़ा है, जो कि पहले पेपर में ऑफलाइन में भी इतनी बार आ चुका है, ऑनलाइन में भी देख ही रहे हैं आपके आया हुआ है, तो इससे आप बच तो सकते नहीं है। तो टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है। टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, मतलब जो ऐसे बना हुआ हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आता मैथ्स में तो आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। यही है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इससे होता क्या है, कई बार बच्चा मान लो मिस कर दिया तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाता है, तो हम इसकी जगह फोकस राउंडेड कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। तो राउंडेड से क्या होगा, या ब्रॉड अगर हो जाएगी शेप तो इससे बेसिक भी साथ में क्लियर होगा बच्चे का। मान लीजिए कहीं मिस भी हो गया कुछ तो वो बेसिक भी यहां इंक्लूड होता है, जबकि टॉल शेप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको पिछली क्लास का नहीं आता या उससे पहले लेवल का नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको समझ आने वाला है। तो टॉल शेप की बजाय क्या होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। टॉल समझ में आ गया ना, एक से दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं अपने आप में। अगर हम बात करें यहां तो पहला ऑप्शन है देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे, कोई सेंस है इस बात की। बी ऑप्शन है टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी गणित पाठ्यक्रम में विषयों का जो परिचय है वो कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका, चलो देखते हैं। ओवर द इयर्स द मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स। ये तो खराब बात हो गई, दुनिया से अलग टॉपिक्स आ गए क्या। फिर आता है डी ऑप्शन, इसको ए लिख दिया है, A curriculum acceleration has led to pruning of some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics education। यानी पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण ये जो एक्सेलरेशन है, जो हम और इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ आधारभूत विषयों को काट छाट की गई है, जिससे जो बेसिक है उसका समावेशन कई बार नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए। ये ज्यादा आपको समझदार आंसर नहीं लग रहा, बजाय कि आप बी के साथ जाएं कि कुछ नए टॉपिक आ गए हैं और हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है मैथमेटिक्स में, इसलिए ऐसा है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या इंक्लूसिव, बाकी को भी अपने अंदर समाहित करने वाला ऑप्शन नहीं लग रहा क्या ये, बिल्कुल लगेगा। तो बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड, इसका रीजन ये है कि जो करिकुलम एक्सेलरेशन है, जो हम इतनी तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं या डायनामिज्म है, चेंज हो रही है चीजें, उसकी वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो साथ में नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका रीजन जो है टॉलर शेप का वो ये है कि हमने एक्सेलरेट कर दिया चीजों को। तो डी ऑप्शन इज बेटर देन बी ऑप्शन। बाकी के दोनों का तो कोई चांस ही नहीं था कि वो आंसर सही हो पाते। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैप, हमने सीडीपी में भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट मैप, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे जवाब दे देंगे। फटाफट से बताइएगा। एमडी आरजू, अच्छा 31,000 लोग जुड़े हुए हैं और 14,000 लोगों ने लाइक किया। देखो ये बराबर का हमें LHS RHS इक्वल चाहिए होता है, तभी हमें अच्छा लगता है। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ, बहुत कुछ लोगों को इतनी हंसी आ रही है, पढ़ लो। ये आप लोगों की चैट को पढ़ पढ़ के ना निशा को भी मजे आते रहते हैं ना, वो भी मुझे भटका रही है उल्टा, मुझे बता रही है चैट में बातें क्या चल रही हैं। गॉसिप कर लेते हैं सब, यहाँ मिलकर पंचायत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ना। देखिए एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये कहता है कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को हायरार्किकल मैनर में या फिर फ्लो चार्ट के द्वारा एक दूसरे से जोड़ करके समझा गया हो। कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी इनको अवधारणाओं का जो मैप है, मानचित्र है, उसका प्रयोग किया जाता है मैथमेटिक्स में। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, बताइएगा एक बार फटाफट से, क्या लगता है आपको। डी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। ए ऑप्शन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। बात सही है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। कॉन्सेप्ट मैप क्या है, मान लीजिए आपने प्याजे पढ़ा है ना, इसको आप मैथमेटिक्स में एडिशन से जोड़ सकते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, इस चैप्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपने प्याजे पढ़ा, ठीक, प्याजे में आपने 4 फैक्टर्स होते हैं और 4 होती हैं स्टेजेस, ठीक।
फिर उसमें भी आपने समझा कि 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं SPCF, फिर किसमें किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक। फिर यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स थे MESC, इनको समझा। फिर यहां से इक्विलिब्रेशन से निकला क्या कि अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर अडेप्टेशन में 2 चीजें हैं, वो क्या है, एसिमिलेशन और इंक्लूजन है। बन गया आपका कॉन्सेप्ट मैप, जिसको आप माइंड मैप भी कह देते हैं। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, माइंड मैप थोड़ा सा किसी छोटी चीज को लेकर के भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को लेकर के होगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या करता है, एक जाल बन जाएगा रिलेशनशिप्स आपस में, कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स के क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी, सही है बात। इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या ये लीनियर लग रहा है आपको? ये स्पाइरल नहीं है अपने आप में, लीनियर होता है सीधी रेखा बस। अच्छा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, खत्म, ठीक। ये लीनियर तो कहीं से नहीं लग रहा है, एक सीधी रेखा में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, एक से दूसरी चीजें पिरोई हुई होती हैं इसमें, तो ये लीनियर नहीं है। दे कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन लर्निंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग। यानी इनको हम यूज कर सकते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहां हो रही है। जब आप डायग्नोस कर रहे हैं कि अच्छा इस स्तर पे दिक्कत है बेटा, यहां दिक्कत है, ये वाली चीज को समझने में दिक्कत है, इसको ही नहीं समझ पाए थे इसलिए ये समझ नहीं आया था। डायग्नोस करना मतलब गैप को पता लगाना, बात तो सही है। दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई टीचर को भी क्या है, नए इनसाइट्स मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के बारे में। 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं और ये तीसरा हमें पॉजिटिव भी लग रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए भी सही है, बी गलत है, ए, सी और डी। ऑप्शन है ऐसा कहीं है हमारे पास, डी ऑप्शन। तो इन क्वेश्चन से अगर हम बच के भाग जाएंगे तो कोई क्वेश्चन तो करेंगे हम पेपर में कि नहीं, बताओ एक बार। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़े, देखिएगा एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे इसमें या नहीं। जब PDF आपको मिल जाएगा ये टेलीग्राम पे, और इसके मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको इस सेशन का करियर लैब पे, और फ्री होगा वो मॉक टेस्ट, तो आप एक बार देख सकते हैं उस चीज को। अच्छा, एक और मॉक टेस्ट का एक पैकेज भी है, फ्री वाले मॉक टेस्ट भी हैं, और आई थिंक एक 99 रुपीज का एक मॉक टेस्ट की सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज जैसी लॉन्च की है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। करियर ऐप डाउनलोड करके कहीं और मत फंस जाना बस, है ना। अब तो कहते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन कहां किस तरफ भटका दे आपको। देखिएगा इसमें सब तुक्के लगा रहे हैं, समझते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं पहले तो वही जरूरी है। देखिएगा अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहां पे देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन होता किस लिए, फीडबैक के लिए। रचनात्मक आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं, FA जिसको हम कह रहे हैं, तो देखेंगे चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट। ये कहां हो सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। टीचर सेंटर्ड में ऐसा हो सकता है कि बच्चे क्या हैं, रट्टे लगा रहे हैं क्योंकि टीचर ने कह दिया है। तो पहले पहला ऑप्शन ही पढ़ लिया करो, उसके हिसाब से अगर समझ में आ जाए तो ईजी हो जाएगा। पहले ऑप्शन पढ़ लिया आपने तो अब आपको पता है कि टीचर सेंटर्ड के बारे में बात हो रही है, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है आपको, 2 जगह पे दिख रहा है बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट ऑप्शन 2 जगह पे दिख रहा है, यानी 3 जगह पे दिख रहा है बल्कि, है ना। कई बार तो ऐसा होता है इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाकी और कहीं होता ही नहीं। तो बी का 4th वाला, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ कम से कम। बी ऑप्शन देखते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि 4th तो सही नहीं हो सकता। टीचर सेंटर्ड हो गया ये। फॉर्मेटिव का भी पता करेंगे, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज। तो ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड में, जहां टीचर और बच्चा दोनों ही एक्टिव होते हैं। ये बात हमने सैकड़ों बार पढ़ी है CDP में भी, है ना। तो सी का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। सी का सेकंड कहीं दिख रहा है हमें, यहीं पे दिख रहा है सिर्फ, सी का सेकंड सिर्फ यही है, बाकी में है ही नहीं। तो सिंपल आंसर है, अगर आपको वो दोनों के चेक भी नहीं करने तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, है ना। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं, जो थोड़ी सी मेहनत और समझ से आएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक डेवलप हुए हैं, आपने 4 ऑप्शन नहीं भी चेक किए तब भी आपको समझ में आ गया। और ये आपको लग रहा होगा कि अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, बट ये खेलना आप सीख जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो कीजिए। अगर हम बात करें यहां तो आपके टीचर सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। ग्रुप असेसमेंट का मतलब बच्चे ग्रुप में असेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस। एक दूसरे की सामाजिक जो भी स्किल्स हैं, साथ में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब सीख पाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक ही उत्तर बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। 4th ऑप्शन होगा कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, finds out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality। यानी स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक दोनों के बारे में आप पता कर पाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज होगी, रचनात्मकता की बात होगी। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। तो अगर आप CDP अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ईश्वर की दुआ से आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की इतनी प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआत में मैंने थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका जो एनर्जी है उससे वो बनी रहे, बात तक जाते जाते अपने आप इजी हो जाएंगे। और यही पेपर में करना है, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि आपको लग रहा होगा 4 क्वेश्चन मुश्किल है और आप डर गए, अरे मैथ्स तो बहुत मुश्किल है। आगे देखोगे तो हो सकता है 8 इजी भी आए, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं मम्मी कहती हैं आप बहुत स्पीड बढ़ाती होंगे आप, समझी नहीं आयशा। अम्मी का तो चल जाएगा, उनको स्पीड में लग रहा है, आपको भी स्पीड में लग रहा है तो बताओ, फिर कम कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो अम्मी का बड़प्पन है कि वो देख रही हैं। अदरवाइज अगर पढ़ने वालों को स्पीड में लग रहा है तो आप बता दीजिए। इतनी कहानियां सुना रही हो यार, है स्पीड प्रॉब्लम है या क्लैरिटी प्रॉब्लम? क्लियर समझ में आ रहा है ना? स्पीड कम भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं अपने एंड पे। 1.25 वो उल्टा कर लीजिए, उसका 0.5 कर लीजिए। देखिए एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यूट्यूब में फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, बताइएगा। यानी प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे बच्चा कितने साल का है? 6 से 10 साल का होगा। अब फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे 6 से 11 साल का बच्चा अगर है तो फर्स्ट टू फिफ्थ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके आकलन के लिए, उसको असेस करने के लिए। पहला ऑप्शन है अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिर्फ रिकॉल बेस्ड चीजें हों, फॉर्मूले के रट्टे लगाए हुए हों। रिकॉल करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसको मेमोराइजेशन या रटना कहते हैं, तो इससे तो आप दूर भाग जाइए। लेकिन नॉट पूछा था तो यही सही लग रहा है हमें। बाकी देखेंगे तीनों ऑप्शंस। अ सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के स्तर के अनुसार अगर एक सब्जेक्टिव टेस्ट बना रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रख के, सही है। यूजिंग आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पढ़ाने में, ये भी सही है, या आकलन में। यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, समझ इससे बेटर होती है, डिफिकल्टीज का पता लगता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पे आधारित हो, रटने पे आधारित हो, मेमोराइजेशन पे, रिकॉलिंग पे आधारित हो, वो गलत तरीका है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये क्या हुआ, नॉट सही में यही सही है, क्योंकि ए ही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सही था यहाँ पे। अब किसी को कोई और समस्या हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये समझने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। देखिएगा एक बार, अ प्राइमरी क्लास टीचर इज यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, यानी मूर्त सामग्री का प्रयोग, जैसे बॉटल है या फिर एक अबैकस हो सकता है या जियो बोर्ड हो सकता है। ये क्या मूर्त सामग्रियां हैं जिनको टच और फील किया जा सकता है, उनके थ्रू एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को, संपत्तियों को पढ़ाना। बताइएगा, ठीक है ना? दे देंगे मनीषा ईवीएस और मैथ्स के नोट्स पे काम लगता है। आपको लगता है कि एक तो ये इतने से हैं, बट उस पर मल्टीपल टाइम्स काम लगता है, फिर भी एक आध छोटी मोटी मिस्टेक टाइपिंग की हो जाती है। इतने सारे प्रिंट हो गए घर में इकट्ठे, जिसमें वो बार बार प्रूफ रीड कर करके उसमें से कुछ चीजें हटानी है, लगानी है, ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे एक एक करके। बताइए फटाफट से। ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं अयान, उसको क्या समस्या आ रही है? मैराथन कराएंगे जल्दी, जैसे आपको नोट सारे मिल जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। चलिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें तो बात हो रही है किसकी, कंक्रीट मटेरियल की। टू टीच, यानी कंक्रीट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आप चार्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं, वो चीजें जिनको टच फील किया जा सके। तो डाइंस ब्लॉक पढ़ा क्या रहे हैं पहले तो ये देखना जरूरी है ना। टू टीच प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वही आपका कि इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है, उस तरह से समझाने के लिए तो डाइंस ब्लॉक का यूज करेंगे। बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स अनबर्न्ड, यानी जो माचिस की तिल्लियां बिना जली हुई, क्योंकि जली हुई माचिस की तिल्ली में कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे, है ना भाई। अगर बिना जली हुई नॉर्मल माचिस की तिल्लियां तो आप लगा के दिखा दोगे, अच्छा ये जो है तीसरे नंबर पर ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, अच्छा इसका फेस वैल्यू क्या है, अच्छा ये ऐसे देखें तो एक अपने आप में इसकी वैल्यू है। तो ये क्या हुआ, ये आप सिखा सकते हो। डाइंस ब्लॉक में भी यही होता है कि आप प्लेस वैल्यू के लिए चाहे दिमाग में याद भी रख सकते हैं आप कि प्लेस वैल्यू के लिए, डेसिमल वगैरह के लिए भी डाइंस ब्लॉक का यूज कर लिया जाता है। ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मैथ्स के, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फेक करेंसी नोट्स, फेक करेंसी नोट से आप कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे? अब 10 रुपए का नोट है, उसमें से 0.5 करके फाड़ के थोड़े ना दिखाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। अबैकस का प्रयोग डिवीजन को छोड़ के कैलकुलेशन में, नंबर काउंटिंग वगैरह में यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी। तो अबैकस भी यहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लेस वैल्यू की हो रही है। तो वो पॉइंट्स में कैसे दिखाओगे अबैकस में चीजें, या मतलब टेंस और वंस के प्लेस पे कैसे दिखाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट मटेरियल, कौन सा जो है वो सही है इस केस में, प्रोपोर्शनल है, बताइएगा। ए एंड डी आर प्रोपोर्शनल, तो डी तो नहीं है। ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल,
कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं, समानुपाती हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं, नहीं ए ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। ए कैसे कह रहे हो भाई, ए और डी समानुपाती हैं, इसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते ना आप अबेकस का, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कैसे हुआ ये है, कैसे प्लेस वैल्यू पढ़ाओगे इससे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बच्चे के आकलन की बात है, ये सीसीई आपका हर सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान का, ओल्ड नॉलेज का पता लगाना जरूरी है, उसको चेक करना जरूरी है कि उसको पहले से कितना आता है। नया सब्जेक्ट या नया कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले इसका रीजन आपको बताना है। फटाफट बताइएगा क्या रीजन होगा इसका। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स। कोई भी रीजन ये नहीं हो सकता कि बच्चे को रिकॉल कराना, मेमोराइज कराना, रट्टे लगवाना, इसलिए कोई भी पढ़ाई आज की डेट में नहीं करानी चाहिए। ये है बात, पेडागोजी में याद रखना है। मैथमेटिक्स इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी मैथमेटिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। पूर्व ज्ञान इसलिए थोड़ा हम देख रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये मल्टीडिसिप्लिनरी की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे बात हो रही पूर्व ज्ञान को चेक इसलिए करते हैं कि आगे कैसे पढ़ाएं। तो इस पे भी हमें डाउट है कि कम सही हो सकता है, फिर भी इसको छोड़ देते हैं। इट इज हेल्पफुल इन समेटिव असेसमेंट। अब जहां पे एक्टिविटी कराई जा रही है, हम चेक कर रहे हैं बच्चों को पहले कितना पता है, आगे सिखाना है। समेटिव असेसमेंट तो जजमेंट के लिए होता है, ये तो फीडबैक के लिए है, प्रीवियस नॉलेज, ताकि आप टीचिंग लर्निंग को सुधरवा सकें। ये तो ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम हो गए कि इतने % मार्क्स आए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी प्रीवियस नॉलेज हम इसलिए टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि जो गणित के संप्रत्य हैं वो हायरार्किकल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। अगर बच्चों को पहले से नहीं आता, मान लीजिए जोड़ना भी, तो आप कैसे उसको आगे की कहानी सुनाएंगे, समझाएंगे, कैसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएंगे, कैसे आप उसको बाकी चीजें सिखा देंगे जब उसको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती। तो आप पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि ये है किस लेवल पे, उस हिसाब से फिर आप पढ़ाना शुरू करते हैं वहां से। ठीक, तो हायरार्किकल है अपने आप में गणित, इसलिए इसका रीजन ये है, ना कि इंटीग्रेट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इसलिए थोड़ी ना प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग इसलिए होती है कि आगे जो पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी है। देखिएगा, कहता है सम ऑफ 6 and 7 is 13। 6 और 7 का जो जोड़ है, योग है, वो 13 है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी किस चीज का ये उदाहरण है, ये डेफिनेशन है। क्या ये एडिशन की डेफिनेशन दिख रही है आपको? खुद सोचो। क्या यहां पे ये बताया है कि ये जोड़ की परिभाषा है, योग की परिभाषा है? ऐसा कहीं लिखा है कुछ? दिख तो नहीं रहा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। फटाफट से बताइएगा, क्या ये परिभाषा है योग की? नहीं लग रही हमें तो। परिभाषा तो यहां कोई नहीं दी हुई। प्रपोजिशन है, ओपन सेंटेंस है या कंजंक्शन है? बताइएगा। ओपन सेंटेंस यानी मुक्त वाक्य। मुक्त वाक्य क्या होगा? जहां पे बच्चों कह दिया जाए कि 13 किस किस का योग हो सकता है, तो वो ओपन एंडेड हो जाएगा कि भाई 6 और 7 का भी हो सकता है, 9 और 4 का भी हो सकता है ना, ये ओपन एंडेड है। बट ये तो फैक्चुअल है, इसका तो एक ही आंसर है। 6 और 7 13 होते हैं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ओपन कहां से? तो क्लोज एंडेड है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। कंजंक्शन यानी जिसमें दो चीजों को जोड़ के कंपाउंड में दो चीजें काम कर रही हूं। यहां जोड़ने का मतलब कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि दो को जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन बन गया, है ना। कुछ साथ में जुड़े हुए दो टॉपिक हो, उसकी बात कंजंक्शन को हम जोड़ेंगे यहां पे। तो ये प्रपोजिशन है, अगर देखा जाए तो क्या है, ये साध्य है। प्रपोजिशन है कि साथ में जोड़ करके, अगर एक प्रपोजिशन, बेसिकली इसको ऐसे देखिएगा, जब आपको पता हो क्लियरली कि इसका एक ही डिक्लेरेटिव आंसर है कि ये करेंगे तो यही आएगा, तो वो प्रपोजिशनल कहलाते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वाली बात हो गई यहां पे, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो, आपको पता है आंसर एक ही होगा, तो उसको प्रपोजिशनल कहेंगे, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज वहां शो हो रही है। डिक्लेरेटिव क्या मतलब? डिक्लेयर कर दिया, 7 और 6 जो है 13 होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक क्वेश्चन हमें अभी तक फैक्चुअल मिला है जिसमें आपको बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। सयान क्या कह रहे हैं? WB टेट एग्जाम है इन 1 मंथ, 1 महीने पहले हर सब्जेक्ट मैंने पेडागोजी इंक्लूड किया था। पेडागोजी में 2 ऑप्शन में उलझ जाता हूं, क्या करें? सायन, ये बहुत ही नॉर्मल बात है सायन रॉय, और कि ऐसा होता है पेडागोजी में। बट आप प्रैक्टिस तो करिए, थोड़ा जो नोट्स मिल रहे हैं उनको भी यूज करिए। सीटेट के भी प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि मैंने सुना है कि सिलेबस सेम ही है। तो उस केस में
जब आप कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे और देखेंगे कि पहला दूसरे से बेहतर है कि नहीं है ऑप्शन, सबसे बेस्ट कौन सा है, बच्चे की भलाई की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, एक्टिव बच्चा कहां है, सबसे ज्यादा मौका कहां ज्यादा सीखने को मिलेगा, उस ऑप्शन की तरफ जाइए अगर आपकी ऐसी कंफ्यूजन बनती भी है तो। और फिर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से भी आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको किस दिशा में लेके जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। यानी कॉग्निटिव डोमेन की जब हम बात करते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे आ जाइए, उसमें कितने 6 लेवल्स हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा एक पार्ट है, पॉइंट है कॉग्निटिव डोमेन का जो रिस्पॉन्सिबल है। नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा रिकॉल बेस्ड चीजें होती हैं, डेफिनेशन याद कर ली है ना, याद करने वाली चीजें होती हैं कि अच्छा फलानी जगह का नाम बताओ, अच्छा भारत की कैपिटल कौन सी है, तो आप फटाफट से बता दोगे अच्छा न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक। फिर अगर हम बात कर रहे हैं एनालिसिस, इसकी कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन में भी आप समझते हो, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस नहीं लगती, आपको समझाया जा रहा है और आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, अप्लाई करने में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं लग रही, जो आपने सीखा है उसको सीधा अप्लाई कर रहे हैं आप। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये होते हैं हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हायर लेवल स्किल्स की ही जरूरत होती है। तो आप एनालाइज करें, चीजों को टुकड़ों में विभाजित करें, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कहां गलती हो रही है पेपर में, क्यों हो रही है, क्या कमी है, टुकड़ों में तोड़ के देखना पड़ेगा, एनालाइज करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, दिशाओं में सोचना पड़ता है। सिंथेसिस तो अपने आप में ही सब कुछ जितना भी आपको पता है उसको जोड़ के कुछ नया बनाना सिंथेसिस है, क्रिएटिंग भी कहते हैं इसको। तो ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही, ये तो क्रिएटिविटी का अच्छा खासा उदाहरण है। इवैल्यूएशन में भी आपको जजमेंट का, चीजों को रिफ्लेक्ट करने का सारा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। पहले तो यही हाईएस्ट होता था, आज की डेट में ये है। नॉलेज, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, नॉलेज तो कतई भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता, ठीक। तो बाकी ऑप्शन तो बचे ही नहीं, बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है इसका, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कराई हुई है, ये कॉग्निटिव डोमेन ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कराया ही हुआ है। एक और सवाल आपके सामने है जिसको देख के आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ये, बट इसीलिए आपको अलग अलग सेट से प्रैक्टिस थोड़ी कर लेनी है, ठीक है जी। हाँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है हेमलता जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, और उन नोट्स में जो महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं जो आती ही हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे किसी ने ये टॉपिक बताया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी सजेस्टोपीडिया, अब ये एक बार अगर पेपर में आया 1 नंबर में, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो पहले शायद कभी देखे भी ना हो, तो उसके लिए दुखी नहीं होना उस टाइम पे। एक्स्ट्रा में अगर टाइम है पढ़ के जाओ, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अब लास्ट टाइम क्योंकि चल रहा है तो इसलिए नोट्स में वही चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो बार बार रिपीटेडली आती हैं, जो आपको स्कोर अच्छा करा सकती हैं। तो 1-2 क्वेश्चन का तो आपको मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि भैया ये हो सकता है कि नए आ जाएं या अलग आ जाएं या हमसे सॉल्व ना हो पाए, बट जो जरूरी है, जो आता है हर बार, वो गलत करोगे तो फिर कोई बचाव नहीं है दुनिया में। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। चलिए समझते हैं। टू सॉल्व 76 into 32, यानी 76 को गुणा करना है 32 से। अ स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड, स्टूडेंट क्या करता है, एक मेथड प्रयोग करता है 76 into 32 करने के लिए। वो 70 + 6 लिखता है ब्रैकेट में और मल्टीप्लीकेशन लगाता है, 30 + 2 कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 into 30 + 6 into 30 ऐसे करते थे ना हम लोग, दोनों को एक एक से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर ये करेंगे, टोटल जो जोड़ है वो सॉरी गुणनफल है वो निकल करके कितना आ रहा है, इतना आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक बार ही हटा दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 180 के बीच में जोड़ का निशान लगेगा, ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता, हम मान लेते हैं आपको नहीं पता ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या चल रहा है, आपके सर में दर्द हो गया इसको देख के, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि तोड़ के ही लिखा है, बस अलग अलग वे में लिख दिया है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये भी तरीका हो सकता है। आपको या तो सिंपल गुणा करनी आती हो, अगर तेज है आपकी गुणा, नहीं तो आपने देख लिया कि हाँ बच्चे ने आंसर तक पहुंच गया डिफरेंट तरीके से, इसको देख के वैसे भी पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाई है बच्चे ने, ठीक। फॉर द अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट सही है ऊपर दिए गए मेथड के लिए। तो या तो आप इस मेथड को देख के समझ जाएं कि बच्चे ने ब्रेक करके अलग अलग तरीके अपनाए हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप कोई मल्टीप्लिकेशन आपकी तेज है करके देखना चाहते हैं, ज्यादा समय है पेपर में, तो ये करके देख लीजिए, अगर आंसर सही आ रहा है इसका मतलब बच्चे ने कोशिश तो की है। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इनफॉर्मल टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी डिस्करेज्ड, यानी अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक, यानी जो औपचारिक नहीं है, जिनको हम जनरली क्लासरूम में यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम बच्चों को अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व ही नहीं करने देंगे,
तो ये गलत है। डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज ही करेंगे, उसको सोचने का मौका देना है। स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा होता तो फिर वो इतना दिमाग कैसे लगाता। द मेथड यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है ये पता है बच्चे को, ये दर्शाता है। चलिए पॉजिटिव लग रहा है। स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर यूजिंग दिस मेथड। अब वो वाला टीचर आपको नहीं बनना है कि बच्चा अगर ऑल्टरनेटिव थिंकिंग प्रयोग कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रयोग कर रहा है तो आपका नहीं, मैंने जैसे बताया था वैसे तो किया नहीं, एक शब्द चेंज कैसे किया, चलो 2 नंबर कट गए, ये नहीं करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और उसको समझा सकते हैं कि ठीक है ये सारी चीजें आपको पता है, अच्छी बात है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किया तो उसने सही ही है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत बार पूछा जाता है जियो बोर्ड पे क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज कुड बी, यानी जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है। यानी जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज जो हम कराते हैं उसका रीजन क्या होगा, ये पूछा है। केडी कह रहे हैं मैम जब मैं स्कूल में थी तब FA से क्या पूछ रहे हो भाई, ऐसे थे क्यों होता है, अब समझ में आ रहा है। हाँ वेरी गुड, यही तो दिक्कत है ना हमारे साथ, हम सिर्फ किताबों में रह जाती हैं बहुत सारी चीजें जो कि रहनी नहीं चाहिए, बट उसको नए लोग ही चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 2018 से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, अमानत शेख कह रहे हैं, और पेपर 1 में 111 नंबर है, पेपर 2 में 99, बट बिहार में RJD ने धोखा दे दिया गर्लफ्रेंड की तरह। अच्छा, वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, आप ही रख लो, सिर्फ खाना दे देना। अमानत, ये जो आपने DP लगाई हुई है मैकबुक के साथ, इसके बाद लग नहीं रहा आपको खाना देने की जरूरत है, हमें ही आना पड़ेगा उल्टा, है ना। और अगर हम बात करें, है ना, ऐसा नहीं है किसी को बच्चों को पढ़ाओ आसपास, इतना तो ये पढ़ाना ही तो है स्कूल में जाके भी फाइनली, तो ईगो पे लेना है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक पढ़ाएंगे नहीं, कहीं पढ़ाने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं मेरे ख्याल में। और दूसरी बात रही जब निकलेगी वैकेंसी, अभी तो और क्या ही कर सकते हैं। बात रही गर्लफ्रेंड के धोखा देने की, ऐसा नहीं है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है ना। ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, वेट कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, समझते हैं। खतरनाक लोग हो आप लोग, हैं कुछ और नहीं मिलता। 100 रुपए के सुपर चैट करके ये कह रहे हो यहाँ रख लो खाना खाने के लिए, कैसी बातें करते हो यार, अच्छा मजाक है। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज। जियो बोर्ड क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझने के लिए एक बोर्ड होता है जिसपे आप नेल्स लगा करके, मतलब वो जो कीले या जो पिन्स होती हैं उनका यूज करके आप ऐसी शेप्स दिखा सकते हो बच्चों को, और ये कॉन्क्रीट रूप में कि बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छा ट्राइंगल की शेप बनानी है, ऐसे बन सकती है, ये ऐसा ट्राइंगल होता है, ये 4 शेप का स्क्वायर होता है, मतलब 4 साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ये आपका रेक्टेंगुलर है, इस तरह से आप डिफरेंट चीजें दिखा सकते हो, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली वो आप दर्शा सकते हो जियो बोर्ड पे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, इस बार हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी अमानत धन्यवाद, आप 2018 से जुड़े हुए हैं, आप लेट्स लर्न की अमानत हैं, बहुत ही अच्छा लगा जान करके। पागल हो गए क्या लोग, में ऐसे होता है, देखो बेरोजगारी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो एक बार आयशा कह रही है 100 मुझे दे देता ब्रो। आयशा ब्रो कह के तो बिल्कुल नहीं देगा वो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। अगर हम बात करें देखो एक बार, 100 छोड़ो, 10 रुपए नहीं मिलेंगे आपको आयशा, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाओ। पहले हमारे इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम है, हम सीधे रिश्ते बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड। ये मजाक मैं कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, सब काल्पनिक बिल्कुल इमेजिनरी बातें चल रही हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज की, तो टू टीच लाइन्स एंड एंगल्स टू लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स टू लर्नर्स, अच्छा चलो मान लिया। टू टीच वॉल्यूम टू लर्नर्स, वॉल्यूम के लिए तो आप इसको कैसे ही बढ़ा पाएंगे, है ना। अब ये कोई ग्लास तो बनाने देंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, जियो बोर्ड में ऐसा तो कोई जगह होती नहीं है। टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशंस इन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इन दोनों से बेहतर नहीं है क्या ये, इन दोनों को अपने अंदर समाहित कर लिया, इंक्लूसिव है, ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना,
यानी टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन क्या है? आपने ट्राइंगल कहा, 3 साइड्स होती हैं, आपने कहा कि स्क्वायर होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये कह दिया आपने। लेकिन जब आपने इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाया या जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके दिखाया, तो ये चीज अब तक एब्स्ट्रैक्ट थी जब आप कह रहे थे 4 साइड्स जिसकी इक्वल हो, ट्राइंगल ये होता है, ये होता है। लेकिन जब आपने दिखा दिया तो ये कॉन्क्रीट मटेरियल बन गया, ये कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये मूर्त प्रदर्शन हो गया कि आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये चीजें असलियत में कैसी होती हैं। तो ये एक अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया आपके केस में। बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं है ये बात, ठीक है ना? तो जिससे आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज होता है। सही है बात, गलत है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बस सबकी नींद खुल जाती है, एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल दो कोई आके पोल में या कोई सुपर चैट में, बस इनको एकदम आंखें खुल जाती हैं, तुरंत पढ़ने पे ध्यान पूरा वापस आ जाता है? सिर्फ कल्पना की और कल्पनाशीलता की बातें हैं, बहुत। सिर्फ कल्पना करें और कल्पनाशील बने। वाह वाह रजनी, वाह, गजब कर दियो यार, आप तो सच में क्रिएटिव निकले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हिमांशु में मुझे अपना मोबाइल दे दो, मनीषा कह रही है। मनीषा आप बहुत ही बेहतर करें जीवन में, ऐसे 4 मोबाइल आप मुझे दें, ठीक है? मजाक कर रही हूँ यार। देखो एक बार पढ़ लो, फालतू बातें सारी करनी है इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू वैन हील्स थियरी। वैन हील आ चुके हैं, जिनसे सबको बुखार चढ़ता है देख करके। वैन हील की थियरी आपको नोट्स में भी मिलेगी और मैराथन सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैन हील की जब हम बात कर रहे हैं, या हिंदी में कहें वैन हीले की जब हम बात कर रहे हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? ये ज्योमेट्री के बारे में ही बात करते हैं वैन हील। इन्होंने कुछ 5 लेवल्स दिए हुए हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, तो नंबर के हिसाब से 4 है, वैसे 5 लेवल्स हैं। कि आप पहले सबसे पहले देखते हैं तो खुद बताओ, फिर तो आंसर ही पता लग जाएगा आपको, अगर मैंने कुछ बता दिया तो। बताइए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, आप लोग इतनी संख्या में अभी जुड़े हुए हैं, लगभग 30,000 लोग। 10 बजे रात के, 10:15 बजे जब सोना होता है आपको। सामने से पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हाँ, मिलेंगे अभी जल्दी ही ऑफलाइन क्लास दिल्ली में हम फ्री देने वाले हैं आपको सीटेट के लिए। देखिएगा, तैयार रहिए आप अपना टिकट विकेट करा के। पेपर की डेट कब तक होगी क्लियर नहीं है, कब होगी वो यार। 2nd वीक से पहले तो दिव्यांशी होता हुआ नजर नहीं आ रहा एग्जाम आपका, यानी 15-16 से पहले तो नहीं नजर आ रहा। और आज किसी ने मुझे मेल भी किया हुआ था कैलकुलेट करके कुछ, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो वो 19 बता रहे थे, जो कि लॉजिकल भी लग रहा था। उसके रीजंस हैं जो इन्होंने डेट्स दी हुई है एप्लीकेशन की एंड ऑल। तो 2nd वीक से पहले तो वैसे भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 तारीख तक तो आपका अभी वही सब चलेगा। फिर 2nd वीक से पहले नहीं होगा मेरे ख्याल में, है ना? 16 से पहले, 16 के बाद ही बात मानो। मोहम्मद आरजू कह रहे हैं मैम, और उन्होंने वैसे भी लिखा हुआ जनवरी तक चलेंगे ही मैम। मैं और अंकल वकारुद्दीन अंकल आपकी लाइव क्लास कर रहे हैं मैम, हम लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग पास हो जाएं। अंकल का शादी सीटेट के लिए रुका हुआ है। आई अंडरस्टैंड मोहम्मद आरजू। देख रहे हो, ये होती है सभ्यता, संस्कृति। देख पा रहे हो, मेहनत कर रहे हैं अंकल। लेकिन नहीं, अभी क्या नाम था उनका, नाम ही भूल गई मैं तो, मन्नत आई थिंक, कुछ तो नाम था, छोड़ो। अमानत, अमानत को तो बुरी बुरी बातें कहनी है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो बिल्कुल मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है भाई मोहम्मद। देखिए, वैन हील की थियरी का सीक्वेंस बता दो, सारी बात खत्म हो जाएगी। रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप्स, एनालिसिस, डिडक्शन, एक्सियोमेटिक्स। रिकॉग्निशन, इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। जब आप शेप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, मतलब आप डिफरेंस कर पाते हैं। बेसिकली शेप के आधार पे आप चीज देखते हैं। आपके लिए सर्कल भी सर्कल है और आपके लिए ओवल भी सर्कल ही जैसा होता है, तो आप शेप या विजुअलाइजेशन के बेसिस पे समझते हैं चीजों को। फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस समझने लगते हैं, तो आप एनालाइज करने लगते हैं। फिर आप देखते हैं रिलेशनशिप दोनों में क्या है, अगर जो स्क्वायर है और ट्राइंगल वो है रेक्टेंगुलर, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे आप इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन और एक्सियोमेटिक्स। बात तो ठीक लग रही है, बी ऑप्शन ही आप लोग कह भी रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वैन हील की थियरी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। देखिएगा एक बार, इस पे हालांकि हम चर्चा अलग से भी करेंगे। सबसे पहला होता है शेप्स, इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। 0 लेवल है ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ने के लिए, ये सारे लेवल्स इन्होंने दिए हैं। तो शेप्स जिसको उन्होंने विजुअलाइजेशन कहा था वहां पे, या रिलेशनशिप्स जैसा कोई एक वर्ड आई थिंक दिया होगा, रिकॉग्निशन, कि आप पहचान पाते हैं शेप के बेसिस पे, विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये ट्राइंगल है या जो भी है। मतलब आप शेप, आप सर्कल को भी गोल ही मानते हैं और आप ओवल को भी गोल ही मानते हैं। शेप के आधार पे आप देखते हैं। आपको जब आप छोटे बच्चे हैं और आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता होता, तब की बात चल रही है। फिर आती है बात किसकी, क्लासेस ऑफ शेप्स की, यानी अब आप एनालाइज करना सीखते हैं
क्या प्रॉपर्टीज होती हैं शेप्स की, तो एनालिसिस आता है। फिर उसके बाद जाकर के आप पहुंचते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन पे, ठीक है, जहां आप रिलेशनशिप भी देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बीच और समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है, इसी को रिलेशनशिप्स कह रहे थे हम। फिर आपका एक्सियोमेटिक आ जाता है, जो कि यहां पे अगर हम देखेंगे, वैसे यहीं तक क्वेश्चन आता है, डिडक्शन तक ही जनरली, उसके आगे आता नहीं है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। इसको अलग से भी करने वाले हैं हम, एक बार इसको पढ़ लेना क्योंकि इजी है, अगर आप पढ़ोगे इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, और थोड़ा याद करने वाला भी है ये टॉपिक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इतने में आपके सुपर चैट पढ़ लेती हूँ। नेहा टोपो, थैंक यू मैम, 1 मंथ आपके वीडियोस देखकर ही मेरा सीजी टेट क्लियर हो गया, होप कर रहे हैं अब सी टेट भी हो जाएगा। कोई और भी क्वेश्चन था यार, वो तो छूट ही गया, पढ़ा था तुमने? हाँ बिल्कुल होगा, सी टेट तो होगा ही जब सीजी टेट भी हो गया। नेहा बस पढ़ते रहो लगातार। देखिएगा 17 का बी कह रहे हैं लोग, समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी एक बात सही नहीं है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पहला टॉपिक है अगर आप पेडागोजी उठा करके देखते हैं, और इट इज अ साइंस ऑफ स्पेस, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। चलिए ठीक है। मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। हाँ एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। 2 + 2 4 ही होंगे, कुछ और नहीं हो सकते। पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। जबकि मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर, ये भी बात सही है, टू द पॉइंट होती है। ऑल एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स, ये कहना यहां बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या है, अज्यूम्ड ट्रुथ्स हैं, मान लिए गए हैं कि ऐसा सही होता है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्स हैं, ये मान लिए गए हैं, अज्यूम्ड हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। पोस्टुलेट्स के केस में क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवधारणाएं होती हैं, एक्सियोम्स बाकी अर्थमेटिकल जितने भी अदर देन ज्योमेट्री अवधारणाएं होंगी जिनको हम मान लेते हैं, उनको एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स कहा जाता है कि हाँ भैया ये सिद्धांत पड़ गया या ये चीज ऐसे ही होगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों फैक्ट बिल्कुल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब हमेशा फैक्ट हो ये तो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और समझते हैं। पोल में आप जवाब देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन अ मैथ यूनिट टेस्ट मिस फातिमा हैज इंक्लूडेड अ क्वेश्चन क्या इंक्लूड किया मिस फातिमा ने, जो कि टीचर हैं, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 17, यानी 2 संख्याओं का सम जो है 17 है, 2 संख्याओं का योग, व्हाट आर द नंबर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। 2 संख्याओं का योग कितना है, 17, तो ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस तो दिए नहीं है, कौन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वो होगा जब कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो, कोई सिचुएशन दी हो। फिर है क्लोज एंडेड, है क्लोज एंडेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर नहीं है। यहां पे जैसे ये लिखा होता कि 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो ये हो जाता फैक्चुअल या क्लोज एंडेड, लेकिन ऐसा नहीं लिखा भाई। 17 तो कई संख्याओं का योग हो सकता है, आप इसको 9 और 8 कह लीजिए, आप इसको 10 और 7 कह लीजिए, ठीक है, और कई लोग इसको 13 और 14 4 भी कह देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का योग 17 आ सकता है, तो ये ओपन एंडेड हो गया, इजी है, ये तो फ्री के नंबर है एक तरह से, मुक्त श्रेय वाले या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं ये। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और सही ऑप्शन पता करना है। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, ज्यादा नहीं है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये हम रोज पढ़ते हैं, सीडीपी में कहीं ना कहीं आता ही है, एनआरटी और सीआरटी, ठीक है। क्राइटेरियन सीटेट याद रखना है, जिसमें क्राइटेरिया होगा उतना पास कर लो। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, मेरिट वाला सीन है कि आप दूसरों से आपको आगे आना पड़ेगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय, D+B, सुपर टेट, या जहां पे भी नौकरी मिल रही है उन एग्जाम्स में। टेट वाले क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाइंग जैसे एग्जाम होते हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण है, और ये दोनों स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर आते हैं, मानकीकृत परीक्षण के अंदर, जिसको बहुत सारे लोग एक साथ दे सकते हैं, लाखों लोग। और मानकीकृत परीक्षणों का जो विशेषता है, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, एक तो ये वैलिड होते हैं, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं उसी उद्देश्य पे काम करेंगे। रिलायबल होते हैं, कितनी भी बार आप चेक कर लीजिए रिजल्ट सेम आएगा, और इनमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ का कुछ हो जाए। मैम मेरा कर्नाटका टेस्ट जस्ट 3 मार्क्स से रह गया ड्यू टू कंफ्यूजन, अभी मुझे किसी हालत में सीटेट क्लियर करना है, मुझे आपकी बहुत दुआ की जरूरत है, दवा की जरूरत है आशिया, आपको दुआ से ज्यादा। और मान लिया बिल्कुल, मतलब दुआएं ऑफ कोर्स मेरे साथ हैं, मतलब मेरी
साथ ही हैं आप सभी के आशिया। इसमें आपको एक तो नोट्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं, जितना हो सके ऑनलाइन पेपर सारे बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर लो। वो कंफ्यूजन 2-3 मार्क्स से रहने का मतलब है कि अभी मेहनत इतनी करनी थी कि 10 नंबर ज्यादा आते, फिर वो रहता नहीं है एटलीस्ट। देखिएगा डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। पढ़ते हैं, रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ क्राइटेरिया, यानी एक मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। यानी कोई क्राइटेरिया सेट है कि भैया 60% नंबर ले आओ सीटेट में, नंबर आ जाए 90 आपके 150 में से तो आप हो गए पास। ये क्या एक क्राइटेरिया सेट है अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आज आई थिंक आपको मिले हैं जो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स। अगर हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, तो इट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बिल्कुल भी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल में काम नहीं आता। ये सीधा सीधा आपको नौकरी दिलाएगा। अगर आप मेरिट में आ रहे हैं, आपके डायग्नोस्टिसिटी गई तेल लेने, कोई आपके गैप पता नहीं करने वाला, क्या हुआ था, कहां गलती रह गई, कुछ नहीं है ना। ये कोई फॉर्मेटिव टेस्ट तो नहीं है, ये तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो वैसे भी गैप का पता नहीं करते, ये तो जजमेंटल होते हैं इन नेचर। तो ये क्या हुआ, ए ही सही है सिर्फ, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट, नहीं, ये बी ही ऑप्शन होगा। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ए ही सही है, बाकी जो है वो गलत है। किसी ने सवाल पूछा है, अच्छा वो तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कार्टेट आपका गड़बड़ हुआ है तो अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही रखिए और जितना हो सके प्रीवियस ईयर और जो भी सिलेबस है उसको आधार बना के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन था यहाँ सही, ए तो सही था, बाकी बी गलत था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मनप्रीत हैज गुड मैथमेटिकल रीजनिंग सो शी विल हैव, यानी मनप्रीत एक बच्ची है जिसकी गणितीय तर्कणा अच्छी है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी है, गार्डनर जिसको कहते हैं, तो लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी इस बच्ची के अंदर पाई जाएगी। तो इस केस में आप क्या सोचते हैं जरा बता दीजिए, फटाफट से बताइए। बताइए। कोई बात नहीं, अगर पहली बार ये सेशन लगा रहे हो मैथ्स का तो थोड़ा तो गलत होगा ही ना। इनको मल्टीपल टाइम्स समझ के रिवाइज करके एक ऑप्शन को बार बार पढ़ना है इन 30 क्वेश्चंस के। एक तो ये चुने हुए क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि ये एमआई वाले क्वेश्चंस नहीं है। देखिएगा मनप्रीत एक बच्ची है जिनके पास अच्छी गणितीय तर्कणा है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है। तो ये क्या करेंगी, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। हाँ बिल्कुल सही बात है। रिकॉल करना कोई रीजनिंग में नहीं आता, तर्क में नहीं आता। मान लीजिए आप कोई चीज भूल रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी आपके तर्क में कमी है ना। एबिलिटी टू डू एररलेस कैलकुलेशन, अब क्या मतलब बच्चों को रोबोट बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें तर्क या जो इंटेलिजेंट होगा उससे कभी गलती नहीं होगी। एबिलिटी टू रिसाइट मैथमेटिकल फॉर्मूला करेक्टली, यानी रट्टे लगा ले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का, इसको तो मेमोराइजेशन स्किल कहेंगे। फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, सिस्टमैटिकली और लॉजिकली सोच पाएगी बच्ची, क्योंकि मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी इसी के साथ इसी को डिनोट करती है अगर देखा जाए तो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कोठारी आयोग से एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है बट ये थोड़ा भटका सकता है हमें। जवाब दीजिएगा फटाफट, जवाब दीजिएगा जवाब। केवीएस के बैच के बारे में सीटेट के जस्ट बाद निकलेगा, अभी आप पढ़ाई कीजिए या फिर जब वैकेंसी आएगी तब। सीटेट के बाद तो निकलता ही है जनरली, क्योंकि कुछ लोगों को तैयारी करनी होती है, एक दिन में तैयारी नहीं हो जाती सीटेट के बाद। कोई बात नहीं नम्रता, कुछ तो लोग कहेंगे, जनरलाइजेशन बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का। आपकी क्लास इतना इंटरेस्टिंग होता है कि इतना भी नींद में क्यों ना हो बट क्लास देखते ही नींद गायब हो जाती है। बहुत ही बढ़िया गौतम, दिमाग में भी जानी चाहिए ना चीजें, ऐसा तो नहीं है बस नींद गायब करने के लिए क्लास देख रहे हो। देखो एक बार मजाक करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, यानी कोठारी आयोग के अनुसार 1964-66 में कोठारी आयोग आया जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी बात हुई, 10+2+3 का सिस्टम लाया गया कि 10 साल की आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, फिर सीनियर सेकेंडरी 2 साल की और 3 साल की ग्रेजुएशन, जिसको रिप्लेस कर दिया गया इस बार एनईपी में उन्होंने 5+3+3+4 से। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ होगा ये सोचना है। मैथमेटिक्स शुड बी मेड अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस और ग्रेड्स 1 to 10 एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। मे बी इट इज ओनली एन इमेजिनेशन दैट मेंटल एबिलिटीज, डिसिप्लिन, कल्चरल, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज आर डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स बाय मैथमेटिक्स। कह सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस आर डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स बाय मैथमेटिक्स। सरकार जब बात इमोशंस की आए ना
तो मैथमेटिक्स की वो वाला आंसर नहीं है जो आप ऐसे में लिख के आते थे कि 6 पेज भर दिए बस सब लिख दो जो भी पता है ना। इमोशंस का मैथमेटिक्स से ज्यादा संबंध तो नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉजिकल होंगे ऐसे लोग ज्यादातर, और इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब कुछ मैथमेटिक्स से ही हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? है गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित करता है। भैया मनोभावों के लिए जो लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। फिर भी चलो मान लेते हैं, लेकिन कोठारी आयोग ने, अगर ये बात सही भी है तब भी कोठारी आयोग तो ये बात नहीं कहता है। डी ऑप्शन है, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द एब्स्ट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स सो इट शुड बी एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आफ्टर क्लास 8। कि हर बच्चा जो है वो नहीं कर पाएगा मैथ्स को, ये बात यहां गलत है। यहां पे एक ही उत्तर सही है, वो है ए ऑप्शन। अगर बाकी तीनों बातें अपने आप में सही हो तब भी वो कोठारी आयोग के बारे में सही नहीं है। तो एक ऑप्शन है ए ऑप्शन, कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए, 10th तक 1 to 10 के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय हो, कंपलसरी सब्जेक्ट हो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 1 to 10 एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। यानी इतना गणित सबको आना चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या आपने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई की है तो आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स आपका 10th तक होता ही है। वहीं अगर यूपी में, अभी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या स्थिति है, बट जब मैं वहां थी तो वहां 9th से ही चीजें अलग हो जाती हैं। साइंस और कॉमर्स और आपकी ह्यूमैनिटीज जो है वो अलग हो जाती हैं। तो जनरली ये होता है कि 1st to 10th तक आप मैथ्स पढ़ें, ये चीज कोठारी आयोग ने कही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उस समय हमने साइंस लिया था, फिर आंसू आए थे। देखो एक बार देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लन झा कह रहे हैं मैम मुझे सुष्मिता नाम की लड़की ने धोखा दिया है, प्लीज बोलो उसको ये वो, आई रियली लव हर, शायद आपके कहने से मान जाए। हाँ, सुष्मिता ने आपको मेरी वजह से तो धोखा दिया है, मेरे कहने से मान जाएगी। कैसी बातें करते हो यार, है क्या 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 खाते पीते हो? हैं देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो देखिएगा एक बार, which one of the following is not related to the development of number sense। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है, बताइएगा एक बार। है लल्लन भाई ऐसा कुछ नहीं करते, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पे, जीवन पे फोकस करो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आगे नहीं बोलूंगी। देखिएगा डी ऑप्शन, ये थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, खतरनाक लोग हैं। अगर हम बात करें which one of the following is not related to the development of number sense, ये हर बार क्वेश्चन आता है। आप इसको जो भी कहना चाहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कुछ लोग स्टार बनाते हैं, मोस्ट फेवरेट लिख लीजिए मेरी भाषा में। तो ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे कई क्वेश्चन आज रहे हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अगर हम बात करें कि संख्या ज्ञान के विषय में, नंबर सेंस की बात करें, तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, तो पहले हमें याद रखना है कि सीरिएशन इसका पार्ट है। सीरिएशन क्या होता है? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप चीजों को लगाना सीखते हैं, उससे आपका संख्या ज्ञान बढ़ता है। संख्या ज्ञान, 4 चॉकलेट दी बच्चे को, 2 ले ली, तो या फिर जो बड़ी चॉकलेट है उसको सीरीज में लगा पा रहे हैं, समथिंग समथिंग। हायरार्किकल इंक्लूजन हमने शुरुआत में ही बात की थी, हायरार्किकल इंक्लूजन भी नंबर सेंस का ही पार्ट है। उसका रीजन क्या है कि हायरार्किकल मतलब आपको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे 5 है तो 5 का मतलब है कि हायरार्की में ऊपर है तो 4 इसके अंदर अपने आप समाहित होगा, 4 में 3 अपने आप समाहित होगा, 5 में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, जब मिलके 5 बना होगा। तो यानी हायरार्की है बढ़ते हुए क्रम में, पदानुक्रम में। क्लासिफिकेशन होता है कि आप चीजों को बांट के देख पाए कैटेगरीज में, कि भैया ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी, ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ये भी नंबर सेंस आपका डेवलप कराता है। ईगोसेंट्रिज्म जो है इसका बिल्कुल कतई भी पार्ट नहीं है। आत्म केंद्रित होना, ये वो प्याजे वाला ईगोसेंट्रिज्म है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो सोचता है जैसा मैं फील करता हूं वैसा सब फील करते हैं। इसका नंबर कॉन्सेप्ट से कोई भी लेना देना यहां नहीं है। कोई कह रहा है कम टू लाइव क्लास फॉर दिस फन, किंग आर्किस। आपका एग्जाम नहीं है ना, यहाँ पूछो लोगों के आंसू निकले हुए हैं, तो आप तो आएंगे ही फन के लिए। डी ऑप्शन, फिर कई बार तो होता भी नहीं है, फिर क्या करते हो? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज हेल्प्स, यानी गणितीय भाषा सहायक होती है। बताइएगा एक बार, मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स की अपनी भाषा है, एक टर्मिनोलॉजी है। हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, बट मैथ्स की स्पेशली है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के बारे में या टर्मिनोलॉजी के बारे में सही है? बताइएगा एक बार। राजा कुमार कह रहे हैं मैं डेली क्लास लाइक शेयर करता हूँ, ग्रेट फैन ऑफ योर स्टाइल, धन्यवाद जी। बिल्कुल, टीचिंग का मतलब मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप एक मुंह बना के आए, पढ़ाएं और चले जाएं चुपचाप से। बच्चे रोबोट्स नहीं होते, जीते जागते लोग होते हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी चीज है। देखिएगा
गणितीय भाषा सहायक होती है किस चीज में? इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिल्कुल, आपको जब आप एक नंबर, वो जो एक वर्ड प्रॉब्लम होती है कि 2 आलू थे, 2 टिंडे थे, उन दोनों को जोड़ दिया तो आलू टिंडे 4 हो गए, है ना, ये क्या वर्ड प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज से डेवलप होती है। बिल्कुल पॉइंट है कि आप वो समझ के पता कर पाते कि अच्छा कुल लिखा है तो टोटल जोड़ने की बात हो रही होगी, ये अपने आप में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। फिर ऑप्शन है बी, इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी संप्रेषण और वाचन कौशल को बेहतर करता है। तो भाई फिर लैंग्वेज किसके लिए पढ़ा रहे हैं? लड्डू के लिए नहीं। इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये बात फिर भी हमें लॉजिकल लग रही है। और 3 ऑप्शन चूज करने का यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप इसको साथ में ले भी लेते तो वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो संप्रेषण और वाचन कौशल के लिए तो भाई इतनी लैंग्वेजेस किस लिए पढ़ाई जा रही हैं? इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं। ये गणित का काम थोड़ी है यहाँ पे, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का काम नहीं है। वो जनरली तो आप नॉर्मल भाषा में यूज भी नहीं करते कई बार। तो ए और सी तो यहाँ सही है, बाकी जो बी है वो सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार इतना चक्कर क्या है कि जब मुश्किल क्लास होती है मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा फनी वे में उसको हम समझ सकें, ताकि स्ट्रेस ना आए बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े लेंदी भी हैं आज के क्वेश्चंस, तो माहौल ठीक बना रहे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के, मुझे हंसी आती नहीं है, ये नशा दिला देती है यहाँ पे बैठ के। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नितेश कह रहे हैं जब पढ़ाती हैं तो लगता है, आप पढ़ाती हैं तो लगता है सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता हूं तो सब भूल जाता हूं। पिंक हैंड वेविंग। नितेश, इसका रीजन ये है कि आप इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। क्लास को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाना है कि समझ में आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस ना करें। एटलीस्ट जो पीडीएफ मिलती है उसको ही बार बार पढ़ लिया करो, ताकि दिमाग में चीज सेट हो जाए। खुद से भी तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, करियर रूल पे चले जाओ, फ्री मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ तो करो। बिल्कुल मस्ती क्लास में होनी चाहिए नवनीत, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़े, अब बस 4-6 सवाल बचे हैं। शिफा क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, कमेंट में बता देना बाद में क्लास के। देखिएगा, शिफा बहुत पुरानी लर्नर है। व्हेन आस्क्ड शिफा बिन हुसैन, व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व 56 + 42, अ क्लास 2 चाइल्ड सॉल्व इट इन दी फॉलोइंग वे। एक कक्षा 2 का बच्चा है, उसने जब उसको कहा गया 56 और 42 को जोड़ दो, तो उसने क्या किया, 56 + 42 इसको इस तरह से दर्शाया कि 50 प्लस, यानी ये 50 यहां से उठाया और 40 यहां से उठाया और 6 और 2 को अलग कर दिया। फिर इसको कैसे करके दिखाया, ये 50 और 40 90 हो गए और 6 और 2 8 हो गए। यानी उसने क्रिएटिविटी दिखा दी है पूरी अपनी, तो 98 ही होगा। सॉल्व तो सही किया है। एज अ मैथमेटिक्स टीचर व्हाट विल बी योर रिएक्शन टुवर्ड द स्टूडेंट, आपका क्या रिएक्शन होगा एक गणित के अध्यापक के रूप में या अध्यापिका के रूप में? ए ऑप्शन है डिस्करेज करेंगे स्टूडेंट को कि अपनी स्ट्रेटेजी ना बनाए, ज्यादा हीरो ना बने। नहीं भाई, अगर वो गलती भी कर रहा होगा तो पहले तो उसको मौका तो देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग का, है कि नहीं। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कोल्ड द स्टूडेंट सिंस द प्रोसेस डन वाज नॉट हेल्पिंग टू लर्न द कॉलम मेथड ऑफ एडिशन, कि छात्र को डांटेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि से योग को सीखने में सहायता नहीं कर सकती। पहले तो आपको डांटना है ही नहीं, यही अपने आप में नेगेटिव है ना। ये अगर बात भी सही होती ना, तब भी ये स्कोल्डिंग कभी भी सही उत्तर नहीं होगा। फटकारना, रेप्रीमेंड करना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। डायरेक्ट द स्टूडेंट टू सी हाउ अदर स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सीक देयर हेल्प टू सॉल्व इट इन दी करेक्ट वे, यानी छात्र को निर्देश देंगे कि दूसरों ने कैसे सॉल्व किया उसको देखो और सही वे में सॉल्व करो। तो गलत तो उसने सॉल्व नहीं किया है। Appreciate the student for solving the problem using an alternative strategy since it will enhance creativity and critical thinking. बिल्कुल सही बात है। वैकल्पिक रणनीति का मौका देंगे, ये वैकल्पिक अवधारणा नहीं है, तरीका है। तो हम तो वैकल्पिक अवधारणाएं जो गलत भी होती है कई बार, उनका भी मौका देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे तो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज के लिए कि वो डिफरेंट वे में सोच पाया है या सोच पाई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहेगा, कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल प्रमोट कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। कोलैबोरेटिव और एक्टिव लर्निंग यानी बच्चे एक दूसरे की सहायता करें, कोलैब करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीखें। एक्टिव लर्निंग यानी एक्टिव रहें, दौड़ते भागते रहें, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब सक्रिय रहें, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इंटरेस्ट बना रहे उनका। ठीक है जी, आपके नोट्स बहुत सही लग रहे हैं पढ़ने में। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू कंचन। देखिए हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी दूर बैठे हो आप लोग तो लगना तो चाहिए आपको कि ठीक है यार इतने भी दूर नहीं है हम। देखिएगा, ये जितने भी लोग हैं, लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि सीजी टेट की क्लास कराइए। सबकी क्लास एक साथ कराना पॉसिबल नहीं, बट जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए सबके लिए कॉमन होते हैं,
है ना। तो उनको अपने सिलेबस के हिसाब से देख लिया करो, ये मत सोचा करो लोग देख के अलग अलग एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ठंड बढ़ रही है, देर रात तक जागा नहीं जाता। सुबह में सीबीएसई वालों ने मिड दिसंबर एंड जनवरी ही क्यों चूज किया एग्जाम के लिए? वो कह रहे हैं ठंड में अच्छी पढ़ाई होती है, रजाई ओढ़ के बैठो और पढ़ाई करो। पुराना स्टूडेंट हूं मैं बहुत, रणधीर। कितना? 500 साल। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए फटाफट से। 56% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं क्या कहानी है, ये देखते हैं। कोलैबोरेटिव और एक्टिव लर्निंग कहां प्रमोट हो रही है? स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग शेप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इवॉल्व्ड बाय देम थ्रू देयर क्लासरूम डिस्कशन। चलो ठीक है, बच्चा एक्टिव है। टीचर शेयरिंग द प्रोसेस, ना टीचर सेंटर्ड हो गया। इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, फिर से आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबमिट कर दो बस टीचर को, बोरिंग है। प्रोवाइड मैथमेटिकल गेम्स एंड रिडल्स टू ईच ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू शेयर देयर आंसर्स। बताइए 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 क्या सही लग रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है देखते हैं। स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग शेप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इवॉल्व्ड बाय देम थ्रू देयर क्लासरूम डिस्कशंस, यानी छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकृत करते हैं। बच्चा यहां भी एक्टिव है और डी में भी एक्टिव ही लग रहा है, देखते हैं। प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। उपलब्ध कराने से ज्यादा बच्चा यहां अपनी चर्चा में ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहा आपको? कोलैबोरेटिव और एक्टिव जो मानदंड है यहां पे ऐसा लग रहा है उसको परोस दी जा रही हैं चीजें, तो डी से बेटर ए है। अदरवाइज डी उतना नेगेटिव नहीं था बट ज्यादा एक्टिव नहीं है ए से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 4 सवाल और हैं आपके। अगर हम बात करते हैं, सो जाया करो तुम, पोल अगले दिन दे दिया करो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? आवर टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन हर क्लास, एनसर्कल द ग्रेटर नंबर इन द गिवन पेयर्स, यानी निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। यानी आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, बच्चे को पता करना है ताकि वो ऐसे सर्कल कर सके कि भाई ये बड़ी है या ये बड़ी है अपने हिसाब से। ठीक, आपने एक्टिविटी दी है बच्चों को, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। कोई कह रहा है मेरे सारे आंसर अलग हैं, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यही करना है बस आपको पेपर में, है? वो जो छोड़ो यार, मैं आपको डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं कर सकती, है ना। हो सकते हैं कई लोग, मैं मजाक में बोलूंगी फिर भी हो सकता है दिल पे ले जाएं आप लोग, है ना। रिजल्ट तो पता ही है ना, तो सबका पास होना तो संभव होता नहीं है, वो यही वाली हरकतों से होती हैं चीजें फिर, है ना। तो थोड़ा सा यार ध्यान से कर लो, कोई बात नहीं। आज पहले दिन अगर अलग भी आ रहे हैं ना आंसर, तो कोशिश करो कि उसको बैठ करके आप एनालाइज करो, देखो गड़बड़ है कहाँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ही मैथ्स पेडागोजी कर रहे हो तो आंसर आपके अलग ही आए, ये वो भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन है, आप 5वां भी लिख दें अपनी मर्जी से वहां। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हूँ, अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे सीटेट का बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा। शाह, जो भी नाम है आपका, शाह हुजाइफा, क्योंकि अगर पीआरटी में अलाउ कर देते हैं आपको, और कर ही देंगे जहां तक डी प्लस भी हो चाहे केवीएस हो, तो उस केस में आपको पेपर 1 आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, है ना। और पेपर 2 भी आप दे दीजिए, बट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक बनेगा मुश्किल ही। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन कह रहे हैं 72%, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर असेसिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। सिर्फ होल नंबर की बात हुई है क्या यहाँ? एज अ diagnostic test to address misconceptions in multiplication and division of decimal numbers, to assess whether students can recall को भेज दो फॉर कंपैरिजन। होल नंबर के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है ग्रेटर नंबर। अब ये होल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको तो हटा ही देंगे। यहाँ पे भी होल का ऑप्शन है एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहाँ पे आप मिसकॉन्सेप्शन एड्रेस कर सके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब डेसिमल नंबर्स में कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर बच्चों को, लोगों को आज भी होती है, तो नैदानिक परीक्षण के रूप में ये डायग्नोस करेंगे आपके बच्चों को प्रॉब्लम आखिर होती कहाँ है, उनको क्या लगता है कि 0.9 बड़ा है कि 9 बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो आसान है, फटाफट से समझेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा, जल्दी से जवाब देंगे। 3 सवाल और हैं, फिर आप अपने घर जाइएगा और मैं अपने, मतलब आप तो अपने ही घर हैं, मैं भी घर ही हूं कायदे से। शाह, हाँ बता दिया यार, आपका तो जवाब दे दिया मैंने। देखिएगा, जवाब दीजिए जवाब। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया इन 4 ऑप्शंस में से नहीं है, नहीं है, नहीं है। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। अगर हम बात करें नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ, ये सब है। विजुअलाइजेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अच्छा विजुअलाइज करो, एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल हैं, ये है वो है ना, विजुअलाइज करते हैं आप गणित में, ठीक है, बिल्कुल करते हैं।
रिप्रेजेंटेशन, आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे ये आपने दो संख्या को, दो नंबर को रिप्रेजेंट किया इससे, कि मान लो कि ये एक है और ये एक है, मान के लो ये तो है ही, ये 10-10-20 है, तो ये क्या वो रिप्रेजेंटेशन है कि हम चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भी और वैसे भी नंबर्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं गणित में। तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या हुआ, पार्ट हुआ इसका। समझ पा रहे हो सरकार या नहीं, ये बता दीजिए बस। ठीक है बात, रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन अडेप्टेशन तो एक प्रक्रिया है जो पियाजे भी बात कर रहे हैं, और एक ऐसी प्रक्रिया, अनुकूलन, मतलब आप एडजस्ट कर पा रहे हैं लाइफ में सरवाइव करने के लिए। अगर देखा जाए तो अडेप्टेशन क्या है, आप अडेप्ट कर पा रहे हैं सिचुएशंस के हिसाब से। भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, अडेप्ट कर लीजिए, नहीं तो जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो निकल लेगा अपना, है ना। तो मनीषा जायसवाल क्या कह रही है, मैम ऑफलाइन क्लास की एग्जैक्ट डेट बता दीजिएगा ताकि मैं आ पाऊं। अभी बता रहे हैं मनीषा, एक मिनट रुको बस, अभी जादू मंत्र से बता देंगे। तो डी गलत था इसीलिए सही था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसका जवाब दीजिए, मैं मनीषा का जवाब देती हूँ। मैम ऑफलाइन क्लास से बता देंगे ताकि मैं आ पाऊँ। थैंक यू, आपकी वजह से ही दिल्ली आने का चांस मिलेगा और इसी बहाने से। मनीषा क्यों यार मजे ले रहे हो मेरे, हैं ये क्लास क्या बना के रखा है, ठीक है, घर वाले नहीं पढ़ते क्या, कोई और नाम से रख रखा है, कहने इसी बहाने से बॉयफ्रेंड से मिलने का मौका मिल लूंगी, है ना। अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ ना, फिर खुद को शक्ल दिखाना, जाके घर वालों को पता हो ना हो, खुद को दिखाना, ठीक है, कि अगर ये वाला एक हफ्ता ठीक से पढ़ लेती, अगर उद्देश्य सच में पढ़ने आना है तो आना है, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी होना चाहिए, वो प्राइमरी नहीं, ठीक है ना। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं, खतरनाक लोग हैं भाई, एक से एक खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, यानी प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है प्राइमरी लेवल पे। वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, वही दो आलू, दो टिंडे, दो टमाटर थे, दो दे दिए किसी को उधार, ये कर दिया वो कर दिया, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम बचपन में देखते थे कि एक टोकरी में इतने सेब हैं, इतने निकाल लिए, ये कर दिया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनका होना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली आर इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, दे आर दी ओनली टूल टू टीच लैंग्वेज मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का कोई सेंस है इस बात की, और भी तरीके हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स मेक स्टूडेंट्स एफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसने कहा है कि सिर्फ इंग्लिश में ही होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं। दे आर इजी टू सॉल्व, हेंस हेल्प स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर मार्क्स। मार्क्स तो भैया उद्देश्य है ही नहीं पेडागोजी में, वो अपने आप आएंगे। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली आर इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझना, उसको प्रतिपादित कर पाना और इंटरप्रेट करेंगे वो बच्चे के, अच्छा कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ताकि वो रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स को यूज कर पाएंगे एक दिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, और ये है आपका सेकंड लास्ट सवाल, देखिएगा। यूज ऑफ द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स। सबने खेला ये सांप सीढ़ी, है ना, सांप काट लेता है फिर से 0 लेवल पे पहुंच जाते हैं। अभी अमानत आए थे, है ना, उनको धोखा वोखा मिल गया था, 100 पे उनको लग रहा था अब तो यहाँ है टॉप पे, सांप ने काटा 0 पे पहुंच गए, है ना, या 10 पे पहुंच गए। तो तुम बहुत गर्दन हिला रहे हो, तुम्हें बड़ा पता है सांप कैसे काटता है? पढ़ लो चुपचाप। देखो एक बार, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, पोल पे ध्यान लगा लो देखिएगा, स्नेक्स एंड लैडर्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद। बताइएगा कि जो सांप सीढ़ी का खेल है उसमें उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। मतलब जो सांप सीढ़ी है उससे किस तरह के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, आप कैसे क्या पढ़ा सकते हैं बच्चे को। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट वहां ये थोड़ी होता है सांप ने काटा, आप थे 99 पे और आप 10 पे आ गए इसकी पूंछ पे वापस, अच्छा तो ये कितने सेंटीमीटर हुआ, ये किया किसी ने? बच्चे भाग जाएंगे, खेलना बंद कर देंगे जिस दिन आपने ये कर दिया, ठीक। तो ये तो मेजरमेंट तो नहीं होता है। नंबर्स हाँ कह सकते हैं। शेप्स, शेप की भी सच कोई बात नहीं होती है, नंबर मेन चीज है। बॉक्सेस होते हैं ज्यादातर जगह पे, कोई और भी शेप दे सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ज्योमेट्री तो कतई नहीं, कोई यहाँ पे शेप और ट्राइंगल और ये सब थोड़ी होता है। मेन जो बात है जो बच्चे सीखेंगे वो होगी अप्रोप्रिएट, जो डेवलप होगी उनकी समझ वो नंबर्स की होगी, है ना, कि एक तो अगर 6 आगे बढ़ना है 7 पीछे आना है, तो ये सब क्या है, नंबर की समझ उसकी डेवलप होगी। एडिशन भी हो सकता है उसमें, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी नंबर का वो समझेंगे। तो बी ऑप्शन आज के लिए आखिरी सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ेंगे आगे। संस्कृत की क्लास तो नहीं होगी, बैच में है आई थिंक वो, अगर आप बैच में तो यूपीटेट का बैच जब आएगा तो बता दिया जाएगा आपको करियर पे। क्या कह रहे हैं आप? अबेकस का भी यूज करते हैं उसमें डेसिमल में,
पूजा शायद आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, है ना। मेरे दिमाग से या तो निकल गया होगा या फ्लो में बोल दिया होगा। अबेकस आई थिंक उसमें था नहीं ना ऑप्शन में, अगर होता तो शायद हम उसको ध्यान से पढ़ पाते। हाँ, डेसिमल के लिए भी यूज कर ले प्लेस वैल्यू का, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रोशन साहू कह रहे हैं माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से नमन करता हूँ मैम, आपकी दुआ की जरूरत है। रोशन साहू बहुत ही बढ़िया, एक इतना धार्मिक कमेंट हमें मिला है आज के सेशन में, बस दिल खुश हो गया। हमें अब पता है कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, और सीतामढ़ी से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, आप लोग भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बिहार आना है घूमने, और बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, आप लोग बहुत संख्या में वहाँ हैं ऐसा मुझे पता लगता है, तो जल्दी ही आऊँगी मैं जब भी मौका मिलेगा। तो डी ऑप्शन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन। बताइए। पैटर्न जो होते हैं उनकी अवधारणात्मक समझ का जो विकास है वो उच्चतम लेवल पे कैसे प्रदर्शित हो सकता है, बताइए। पैटर्न समझ रहे हैं ना, अभी बात करेंगे पैटर्न की। किसी की शर्ट पे पैटर्न होगा, आज तो मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसपे पैटर्न हो, निशाने पहने, ये आएगी नहीं अभी। हाँ एग्जैक्टली सविता कह रहे हैं, नहीं तो सब लव के चक्कर में हैं और मुझे चक्कर आ जाते हैं पढ़ पढ़ के। कोई बात नहीं, हंसी मजाक की भी बातें और सीरियस भी हैं। देखिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स यानी पैटर्न की पहचान करना, ये मैं नॉर्मलाइज कर रही हूँ कि हम हंसे ना। कल को आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और बच्चा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे अगर आपके साथ, अलग अलग तरह की कुछ भी समस्या हो सकती है, तो आप उसके ऊपर हंसना शुरू ना कर दें हा 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 करके, है ना। तो वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार तो ये चीजें मजाक की होती हैं, कई बार सीरियसनेस भी होती है इन बातों में, तो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। आप तो बड़े हैं तो मैं थोड़ा हंसी मजाक कर सकती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स यानी पैटर्न की पहचान कर पाएगा बच्चा। एक्सटेंशन यानी उसको बढ़ा पाएगा। इमिटेटिंग का पैटर्न इमिटेट तो नहीं करेगा, क्रिएट भी कर सकता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन बात यह है कि इन सबसे बेहतर है कि पहले तो वो आइडेंटिफाई ही कर पाए। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, यानी आपको लग रहा है कि अवधारणात्मक समझ जो है बच्चे की वो हो गई है बेहतर। एक मिनट, हाईएस्ट लेवल भी कह रहा है वो, साथ में उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। फिर से समझेंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं 63% लोग। चलिए देखो, पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न है आपके, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक स्क्वायर आ गया, फिर ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये क्या एक पैटर्न चल रहा है कि ऐसे आप मान लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊं स्टूडियो में, तो एकॉस्टिक फोमिंग भी लगी हुई है, लाओ दिखाओ। हाँ, तो ये हम घर से तो लाए थे कि इस पर पूजा करेंगे बैठ के, हुई नहीं कभी। तो ये क्या है, इस पे पैटर्न है एक, है ना। ये आप देख रहे हैं जैसे ये ब्लैक वाला पार्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर शेप, फिर ब्लू व्हाइट और कोई कहेगा मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, व्हाइट और ब्लैक है ना। तो ये व्हाइट और ब्लैक का पैटर्न बना हुआ है, स्क्वायर शेप बीच में बनी हुई है, पैटर्न है। अगर आप देख रहे हैं रिपीट हो रही है वो चीजें, तो पैटर्न का हाईएस्ट लेवल क्या होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द हाईएस्ट लेवल इन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर है, यानी अब आपके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल समझ है, डेवलपमेंट है पैटर्न को लेकर, वो हाईएस्ट लेवल पे है। तो हाईएस्ट का मतलब तो फिर क्रिएटिंग होगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे चले जाइए। आइडेंटिफिकेशन तो आपका नॉलेज या एप्लीकेशन बेस्ड चीज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीज हो जाएगी। इमिटेट करना तो अपने आप में कोई हाईएस्ट लेवल हो ही नहीं सकता। एक्सटेंशन भी अच्छी बात है कि आप उस पैटर्न जो चला आ रहा है इसका विस्तारण कर पाए, लेकिन इससे भी बेहतर बात है कि आप एक पैटर्न खुद क्रिएट कर पाए, अपना एक डिजाइन क्रिएट कर पाए। तो नए पैटर्न का सृजन करना क्या हो गया, ये हाईएस्ट लेवल हो गया, क्रिएटिंग सिंथेसिस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द लास्ट आंसर ओवर हियर, लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, और डी करेक्ट ऑप्शन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो, भूल गए हो तो बता दीजिएगा, मतलब कर दीजिएगा, बता के क्या ही करोगे।